हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स मेकर। मैं उजाला सिंह लेके आई हूँ आपके सामने ईवीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। हम ईवीएस के थीम्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जो 6 थीम्स दिए जाते हैं। उसमें हमने फूड, फैमिली एंड फ्रेंड्स पढ़ लिया है। फैमिली एंड फ्रेंड्स के कुछ सब थीम होते हैं, जैसे कि एनिमल्स, प्लांट्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ये सारे सब थीम्स होते हैं। वर्क एंड प्ले, ये 4 सब थीम्स होते हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स के। तो उसमें हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उस सब थीम में। प्लांट्स के बारे में मैंने 2 वीडियोस अपलोड किए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो अब हम आते हैं एनिमल्स। एनिमल्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जो फैमिली एंड फ्रेंड है, थीम है एक, उसका सब थीम है एनिमल। तो हम आज एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एनिमल्स में हम क्या कंटेंट और क्वेश्चंस दोनों करेंगे। कंटेंट पढ़ेंगे, उसका हम देखेंगे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर ऐसा भी होता है कुछ चीज़ें कंटेंट में छूट जाती है, जो वो हम क्वेश्चंस के थ्रू समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहले हम देखेंगे कि जानवरों को, एनिमल्स को, उनके आवास के मूल आधार पर, मीन्स कि वो कहाँ, जहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, इस आधार पे हम जानवरों को 4 तरह से विभाजित करते हैं। 4 प्रकार के जानवर होते हैं। पहले होते हैं स्थलीय जानवर। स्थलीय मीन्स जो लैंड पर रहते हैं, जमीन पर रहते हैं। सेकंड, जलीय जानवर। जल स्थलचर जानवर मीन्स कि जो जल और स्थल दोनों जगह रहते हैं। एंड फोर्थ है वृक्षवासी जानवर। आपने इन तीनों के टाइप्स के बारे में तो सुना होगा, लेकिन आपने वृक्षवासी जानवर के टाइप के बारे में नहीं सुना होगा। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि आवास के मूल आधार पर जानवरों को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है, तो आवास के मूल आधार पर जानवरों को हम 4 भागों में वर्गीकृत करते हैं। ये 4 टाइप्स हो गए। अब हम एक एक को अच्छे से समझते हैं। पहले हम समझेंगे स्थलीय जानवर। स्थलीय जानवर को हम क्या, लैंड एनिमल्स कहते हैं, भूमि जानवर कहते हैं। स्थलीय जानवर वे जानवर जो मुख्य रूप से भूमि पर रहते हैं, उन्हें भूमि पशु या स्थलीय जानवर कहा जाता है। ऐसे जानवर जो कहाँ रहते हैं, भूमि पर रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, उन्हें क्या कहता है, स्थलीय जानवर कहा जाता है। स्थलीय निवास के प्रकारों में वन, घास के मैदान, आर्द्र भूमि, रेगिस्तान शामिल है। स्थल का मतलब क्या होता है, स्थल मतलब जमीन पर कहीं भी, मीन्स कि चाहे वो रेगिस्तान हो या घास का मैदान हो, मीन्स कि हर इलाके में, चाहे वो डेजर्ट हो या फिर बर्फ वाला एरिया हो, तो जहाँ भी पाए जाते हैं, स्थल पर पाए जाते हैं, मीन्स कि जमीन पर पाए जाते हैं, तो उन्हें हम स्थलीय जानवर कहते हैं। रेगिस्तान में भी जो जानवर पाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, स्थलीय जानवर कहते हैं। जो बर्फ पर पाया जाता है, उन्हें भी हम क्या कहते हैं, स्थलीय जानवर कहते हैं। जो घास के मैदान में या फिर वन में कहीं भी पाया जाता है, उन्हें हम स्थलीय जानवर कहते हैं। उदाहरण हम ले लेते हैं, मोर, घोड़ा, गैंडा, हाथी, जिराफ, भैंस, हिरन, कुत्ता, बिल्ली, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं स्थलीय जानवर के। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम जलीय जानवर। ऐसे जानवर जो जल में रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, जलीय जानवर कहते हैं। पानी में रहने वाले जानवरों को पानी का जानवर कहा जाता है। उनके पास विशेष अंग है। जो जानवर जल में रहते हैं, उनके पास क्या होता है, विशेष अंग है, जिन्हें गलफड़ा कहते हैं, यानी कि हम इंग्लिश में इन्हें क्या कहते हैं, गिल्स कहते हैं। या अपनी त्वचा के माध्यम से कुछ वाटर एनिमल्स जो होते हैं, जो पानी में जानवर रहते हैं, कुछ जानवर अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेते हैं। जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम इन एनिमल्स पढ़ेंगे, एनिमल्स में किस किस प्रकार सांस लिया जाता है, तो हम उसमें पढ़ेंगे कि कुछ जानवर अपनी त्वचा के हेल्प से सांस लेते हैं, स्किन की हेल्प से, और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो गिल्स की हेल्प से सांस लेते हैं, जो भी पानी में रहते हैं। जैसे कि हम फिश को ले लें, मछली। मछली किस चीज से सांस लेती है, मछली अपने गलफड़ों से सांस लेती है, यानी कि गिल्स से सांस लेती है। तो वो क्या करती है, उनके पास विशेष अंग होते हैं। जो भी जानवर जल में रहते हैं, उनके पास विशेष प्रकार का अंग होता है, जिन्हें हम गिल्स कहते हैं, और उन्हीं की हेल्प से वो क्या करते हैं, सांस लेते हैं। उदाहरण में जलीय जानवर और समुद्री स्तनधारी, व्हेल, शार्क, डॉल्फिन, ये सारे जितने भी समुद्री जानवर हैं, उनको भी हम क्या कहते हैं, जलीय जानवर कहते हैं, क्योंकि वो जल में रहते हैं। यहाँ एक वर्ड यूज किया गया है, स्तनधारी।
स्तनधारी क्या होता है? अगर हम एनिमल्स में रिप्रोडक्शन देखें तो एनिमल्स में रिप्रोडक्शन होता है। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अंडा लेकर मीन्स कि एग ले करते हैं, और कुछ जानवर जो होते हैं वो क्या करते हैं, बेबी को बर्थ देते हैं। मीन्स कि अगर हम काऊ को ले लें, गाय क्या करती है, गाय अपने ही तरह के एक बेबी को बर्थ देती है। अगर हम ह्यूमन बीइंग को ले लें, ह्यूमन बीइंग भी तो एनिमल्स में ही आते हैं ना, तो ह्यूमन को अगर हम ले लें तो वो भी क्या करते हैं, अपने तरह बेबी को जन्म देते हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अंडा देते हैं, जैसे कि हम बर्ड्स को ले लें, वो एग ले करते हैं। बहुत सारे एनिमल्स भी एग ले करते हैं। तो जो भी बेबी प्रोड्यूस करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्तनधारी कहते हैं। स्तनधारी किसे कहा जाता है? जो एनिमल्स बेबी प्रोड्यूस करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, उन्हें हम स्तनधारी कहते हैं। जैसे कि वेल, वेल मछली है लेकिन ये क्या है, स्तनधारी है। क्यों? क्योंकि ये अपने ही तरह बच्चे को जन्म देती है। तो ये स्तनधारी का कॉन्सेप्ट हुआ। ये कुछ जलीय जानवर के एग्जाम्पल्स हैं। वेल, शार्क, डॉल्फिन, ये सारे ऑक्टोपस, मछली जो होती हैं, वो सारी चीजें क्या है, जलीय जानवर के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं जल स्थलचर जानवर। इसके नाम में ही है जल और स्थल, मीन्स कि जो दोनों पे ही रहते हैं, जल पे भी रहते हैं, स्थल पे भी रहते हैं। अगर आप स्नेक्स को देख लें, कुछ स्नेक्स ऐसे होते हैं, सांप जो होते हैं, वो जल पर भी रहते हैं और स्थल पे भी, मीन्स कि पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं। तो उन्हें हम क्या कहेंगे, जल स्थलचर। अगर हम इंग्लिश में इन्हें कहें तो इंग्लिश में इन्हें एम्फीबियन कहा जाता है, जो दोनों ही जगह रहते हैं। जानवर जो जमीन और पानी दोनों पर रह सकता है, ऐसे जानवर जो जमीन पर भी रहता है और पानी में भी रहता है। उनकी उनकी जो त्वचा होती है वो कैसी होती है, कोमल होती है। उनकी त्वचा कैसी होती है, बहुत ही कोमल होती है, बहुत ही मुलायम होती है। वे मुख्य रूप से नम स्थानों पर रहते हैं। अगर वो स्थल पर भी रहते हैं, अगर वो जमीन पर भी रहते हैं, तो किस स्थानों पर रहते हैं, बहुत ही नम, जिसकी गीला, जो हल्का हल्का गीला स्थान होता है, नम स्थान होता है, वहीं वो रहते हैं। अपने शरीर को सूखने से बचाने के लिए पानी के करीब रहते हैं। क्योंकि वो जल में रहते हैं और अपने स्किन के थ्रू सांस लेते हैं, तो उनका शरीर हमेशा सूखा नहीं रहना चाहिए, मीन्स कभी भी सूखना नहीं चाहिए। अगर आप मेढक को देख लें, मेढक को अगर आप टच करके देखो या फिर गलती से अगर टच हो गया हो मेढक, तो अगर आप देखते हैं तो मेढक का जो त्वचा होता है वो हल्का सा नम होता है, हमेशा ही गीला टाइप का ही होता है, बहुत ज़्यादा सूखा नहीं होता है। तो जो जलीय जानवर होते हैं उनकी त्वचा हमेशा कैसी रहती है, नम रहनी चाहिए। इसलिए वो किस जगह पे रहते हैं, जमीन से जल से वो बाहर भी रहते हैं तो भी वो नम जगहों पे रहते हैं, हल्का सा जहाँ पानी का मात्रा हो। एग्जाम्पल हम ले लें, मेढक, टोड, सांप हो सकते हैं इसका एग्जाम्पल, और बहुत ही सारे ऐसे जानवर हैं जल स्थल दोनों पे रहते हैं। ऐसे क्रोकोडाइल आप ले लीजिए, ये भी एक एग्जाम्पल हो जाएगा, मगरमच्छ। नेक्स्ट चलते हैं वृक्षवासी जानवर। ऐसे जानवर जो वृक्ष पर रहते हैं, वृक्ष पर ही खाते हैं, वृक्ष पर ही सोते हैं, वृक्ष पर ही खेलते हैं, उनका सारा काम कहाँ होता है, वृक्ष पर ही होता है। जो जानवर मुख्य रूप से पेड़ों पर रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वृक्षवासी जानवर कहते हैं। ऐसे जानवर क्या करते हैं, वृक्ष पर ही रहते हैं। वे पेड़ पर खाते, सोते और खेलते हैं। उनका जितना भी काम होता है वो सारा ही काम कहाँ होता है, पेड़ पर ही होता है। पेड़ पर ही खाते हैं, पेड़ पर ही सोते हैं, पेड़ पर ही खेलते रहते हैं। एग्जाम्पल्स आप इसके ले ले तो एग्जाम्पल में बंदर आप देख सकते हैं। बंदर कहाँ रहते हैं, बंदर पेड़ पर ही रहते हैं। इसके अलावा गिलहरी, तोता, गिरगिट, ये सारे क्या है, वृक्षवासी जानवर के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये तो हो गया जानवर के टाइप, किस टाइप के जानवर हैं, इनके आवास स्थान में, इसके कहाँ ये रहते हैं उस स्थान पे। जानवर को और हम बांटते हैं दो तरह के, उनके रिप्रोडक्शन के हिसाब से। एक जानवर वो होते हैं जो अंडे देते हैं, मैंने अभी आपको बताया। अंडे देने वाले एक प्रकार के होते हैं, और एक होते हैं जो बेबीज को बर्थ देते हैं, यानी कि बच्चे को जन्म देते हैं।
तो ये भी दो प्रकार होते हैं जानवरों का, इनके रिप्रोडक्शन के हिसाब से किस तरह से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। तो अंडे देने वाले और बच्चे देने वाले, इसमें जो बच्चे देते हैं इनको बस, इसमें एक चीज बस इम्पॉर्टेंट है, जो जानवर बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें हम स्तनधारी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तनधारी। बस इसमें यही पूछा जाता है, जो बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें हम स्तनधारी कहते हैं। स्तनधारी कहा जाता है, इंग्लिश में हम इन्हें मैमल्स कहते हैं। तो ये भी एक प्रकार है, अगर हम जानवरों को वर्गीकृत करें तो ये भी एक प्रकार होता है। उनके रिप्रोडक्शन के हिसाब से कुछ जानवर एग लेज करते हैं और कुछ जानवर बेबीज को बर्थ देते हैं। तो ये हो गया कुछ। इसके आगे हम चलें तो अलग अलग जानवर मीन्स कि हमारे पेपर में कैसे पूछा जाता है, हमारे पेपर में एक जानवर दिया रहेगा, उसकी क्वालिटीज लिखी होंगी, हमें बताना है वो क्वालिटीज उसकी है या नहीं। तो हम अलग अलग जानवरों की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, किन जानवर में क्या विशेषता है, क्या उनमें कमियां हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे हाथी के बारे में। हाथी के बारे में जो सबसे मेन बात है वो ये है कि हाथी कहाँ रहती है? झुंड में रहते हैं। कभी भी आपने हाथियों को देखा होगा तो हाथियां जो जंगल में आप चले जाएं तो हाथियां झुंड में ही चलती हैं। एक बार हाथी एक दिन में 100 किलो से ज्यादा पत्तियां खा लेती है। एक हाथी जो होती है, एडल्ट हाथी हम ले लें अगर, तो युवा हाथी मीन्स कि वो एक दिन में एक बार में 100 किलो से यानी कि 1 क्विंटल से भी ज्यादा पत्तियां या झाड़ियां खा सकती हैं। ये हाथी की एक खासियत होती है। हाथी केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। जो हाथी होते हैं वो कितने घंटे सोते हैं? 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। बुजुर्ग हथनी झुंड की नेता होती है। तो जो बुजुर्ग हथनी होती है, जो फीमेल होती हैं, हाथियों की जो फीमेल होती हैं वो क्या होती हैं? झुंड की, जो भी झुंड में चलती हैं हाथियां, उनकी नेता कौन होती है, मुखिया कौन होता है? तो सबसे बुजुर्ग हथनी जो उसमें होती है वो उसकी मुखिया होती है। अब पेपर का पैटर्न थोड़ा सा बदल गया है। पेपर में ये स्टेटमेंट्स देते हैं और इसमें पूछता है कौन सा स्टेटमेंट गलत है या फिर कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़ना होगा। 10 से 12 हाथी वह बच्चे एक झुंड में रहते हैं। एक झुंड में क्या रहते हैं? 10 से 12 हाथी और बच्चे रहते हैं एक झुंड में। हाथी 14 से 15 साल की आयु तक ही झुंड में रहते हैं। 14 से 15 साल तक वो झुंड में रहते हैं, उसके बाद वो झुंड से, उस ग्रुप से अलग हो जाते हैं। इसके अलावा 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलो होता है। एक 3 महीने का भी जो हाथी होता है उसका भी वजन कितना होता है? 200 किलो होता है। हाथी को केले बहुत पसंद है और जो सबसे पसंदीदा हाथी का फल होता है, खाना होता है, वो क्या होता है? केला होता है। इसके अलावा हाथी को पसीना नहीं आता। इसमें एक बात और कहा जाता है, जो हाथी के कान होते हैं, आपने अगर देखा होगा तो हाथी कान बहुत ही बड़े होते हैं। तो इस कारण वो कान के हेल्प से, कान जो होता है वो हाथी के बॉडी टेम्परेचर को ठंडा करने में सहायता करता है। क्यों? क्योंकि कान उनका जो है वो पंखे की तरह उनकी मदद करता है, पंखे के रूप में उसको, कान को हाथी जो होते हैं वो यूज करते हैं। तो इस वजह से हाथी के बारे में एक और बात कहा जाता है कि हाथी सबसे बड़ा शाकाहारी जीव है। सबसे बड़ा शाकाहारी जीव है। शाकाहारी मीन्स जो कि सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं। और क्या है? सबसे बड़ा है। तो अगर हमसे ये भी पूछ सकता है कि सबसे बड़ा शाकाहारी जीव कौन सा है, जिराफ है, हाथी है, ऊंट है, तो आप क्या कहेंगे? हाथी सबसे बड़ा शाकाहारी जीव है। और हाथी का लोग शिकार भी करते हैं। अगर आपने सुना होगा तो हाथियों का शिकार भी किया जाता है। तो हाथी का शिकार लोग किस लिए करते हैं? तो हाथी का शिकार, जो उनके आगे के दांत होते हैं, अगर आपने देखा होगा हाथी के बाहर निकले हुए बड़े बड़े 2 दांत होते हैं, तो उन दांतों के लिए हाथी का शिकार किया जाता है। क्यों? क्योंकि उन दांतों से बहुत ही कीमती आभूषण बनाए जाते हैं। तो उसी कीमती आभूषण के लिए वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हाथी में। तो उसी के लिए हाथी का क्या किया जाता है? शिकार किया जाता है। ये हो गया हाथी के बारे में। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, स्लॉथ।
स्लॉथ एक जानवर है, इसके बारे में सीटेट में बार बार क्वेश्चन पूछता है, इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया था। स्लॉथ क्या है? भालू जैसा दिखने वाला जानवर है। स्लॉथ कैसा दिखता है? सेम टू सेम वो भालू की तरह ही दिखता है, लेकिन भालू नहीं होता है। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे से लटक कर मस्ती में सोता है। कैसे सोता है? ये दिन में 17 घंटे में, इसके 24 घंटे में ये 17 घंटे सोता है, और उल्टा लटक के, पेड़ों से उल्टा लटक कर तब ये सोता है। और स्लॉथ को सबसे ही आलसी जानवर कहा जाता है। इसके अलावा यह लगभग 40 वर्षों में अपने पूरे जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। इनको अपना जगह बदलने में बहुत तकलीफ होता है। ये अपने पूरे जीवन काल में, इनका जीवन अवधि कितना होता है? 40 साल का होता है। उसमें ये सिर्फ 8 पेड़ों पर ही रहते हैं, और जिन पेड़ों पे ये स्लॉथ रहते हैं उन्हीं पेड़ के पत्ते को ये खाते हैं। तो जब उस पेड़ का पत्ता खत्म हो जाता है तब वो दूसरे पेड़ पर जाते हैं। और इसके अलावा ये 7 दिन में एक बार पेड़ से उतरकर और शौच के लिए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कितने ही आलसी जानवर हैं। इसके अलावा स्लॉथ के बारे में ये कहा जाता है, स्लॉथ भी एक शाकाहारी जानवर है। कैसा जानवर है? शाकाहारी है। स्लॉथ के बारे में एक और इसकी क्वालिटी ये है कि ये बहुत ही अच्छा तैराक है, मीन्स कि ये बहुत ही अच्छे से स्विम कर सकता है, तैर सकता है। तो ये चीज भी आप नोट कर लेंगे, अच्छा तैराक। तो ये स्लॉथ के बारे में कुछ बातें हुई। ये बहुत ही आलसी जानवर है, ये 17 घंटे सोता है, और पूरे जीवन काल में सिर्फ 8 पेड़ों पर ही ये रहता है। इसके अलावा जानवरों के बारे में एक और बात है कि बहुत सारे ऐसे जीव हैं, बहुत से जानवर किसी खास मौसम में गहरी नींद में चले जाते हैं। इतनी लंबी नींद कि कई महीनों तक फिर दिखाई ही नहीं देते हैं। आपने देखा होगा, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हाइबरनेशन कहा जाता है इसे। पेपर में भी ये ऐसे ही आता है, हाइबरनेशन लिख के। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो कि बहुत ही गहरी नींद में चले जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? हाइबरनेट करना कहते हैं। जैसे कि आप छिपकली को देख लें, अगर आप लेजर्ड को देखें, छिपकली को देखें, तो ठंडी के दिनों में आपने देखा होगा कि छिपकली दिखाई नहीं देती हैं। मोस्टली छिपकली कब दिखाई देती हैं? गर्मी के दिनों में ही दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि वो हाइबरनेशन के लिए चली जाती हैं, मीन्स कि वो गहरी नींद में चली जाती हैं। वो एक जगह जाकर सो जाती हैं और कुछ महीनों तक, 2 से 3 महीनों तक वो वहीं सोई हुई रहती हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? हाइबरनेशन कहते हैं। तो बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जो कि खास मौसम में गहरी नींद में चले जाते हैं। वो जाके सो जाते हैं, फिर वो मौसम बीत जाता है, जैसे कि ठंड का मौसम खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो छिपकली होंगी वो बाहर निकलेंगी। गर्मियों में आपको छिपकली दिखाई देती हैं। तो ये, इसे हम क्या कहते हैं? हाइबरनेशन कहते हैं। एनिमल्स क्या करते हैं? हाइबरनेट करते हैं, खुद को हाइबरनेट करते हैं, जाके कहीं और सो जाते हैं कुछ टाइम के लिए। इसके अलावा केचुआ, केचुआ जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। इससे जमीन को हवा और पानी मिल जाता है। केचुआ क्या करता है? आपने देखा होगा केचुआ को, वो जमीन के अंदर ही रहता है। जमीन के अंदर जब वो चलता है तो उसमें होल हो जाता है, होल में छेद हो जाता है, और इससे क्या, हवा और पानी आसानी से उस मिट्टी में जा सकते हैं। तो इससे वो मिट्टी को उपजाऊ बना देता है। केचुओं के बारे में एक और बात कही जाती है, केचुओं को हम किसान का मित्र भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, इसलिए केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। इसके अलावा किसान का मित्र कहा जाता है। केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। उनके मल से जमीन उपजाऊ बनते हैं। जो भी उनके बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, तो उससे क्या होता है? जमीन उपजाऊ बनता है। क्यों? क्योंकि वो मरे हुए पत्तियों को और पौधे को खाते हैं। वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहते हैं। इनसे एक खाद बनाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? केचुआ पालन में। इसके केचुआ का पालन क्यों करते हैं? वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए। वर्मी कंपोस्ट एक खाद का रूप है,
इसे बनाने के लिए हम केचुओं को पालते हैं और इसे हम क्या वर्मी कल्चर भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सेरीकल्चर पूछा जाता है, तो आगे मैं बताऊंगी सेरीकल्चर क्या होता है। उसके अलावा वर्मी कल्चर, तो वर्मी कल्चर किसके पालन को, केचुओं के पालन को हम वर्मी कल्चर कहते हैं। नेक्स्ट, रेशम के कीड़े। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। देखिए, केचुओं के पालन को क्या कहा जाता है, वर्मी कल्चर कहा जाता है। और ऐसे ही रेशम के कीट जो होते हैं मीन्स कि इनको क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर कहा जाता है। ये क्वेश्चन में बार बार क्वेश्चन पूछता है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है, केचुआ पालन से, रेशम कीट पालन से। तो सेरीकल्चर किससे संबंधित है, रेशम के कीड़े के पालन को हम क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम के कीड़े को सहतूत के पेड़ों पर पाला जाता है। रेशम के कीड़े कहाँ पाए जाते हैं, सहतूत के पेड़ पर ये रहते हैं और वही उनको पाला जाता है। रेशम कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर रहकर भी उसकी गंध से उसको पहचान लेता है। जो रेशम कीट की जो मादा होती हैं, जो फीमेल होती हैं, उनको क्या करते हैं, जो नर होते हैं वो कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेते हैं। कैसे, उनकी सुगंध से। रेशम कीट की मादा जो होती है, सुगंध से उनको, उनका जो नर होता है, नर जो रेशम कीट होता है वो पहचान लेता है। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। पोचमपल्ली बार बार पूछा जाता है, एंड कलमकारी। पोचमपल्ली एंड कलमकारी आंध्र प्रदेश से प्रचलित रेशमी साड़ी है। ये का आंध्र प्रदेश का बहुत ही फेमस साड़ी माना जाता है, पोचमपल्ली और कलमकारी। क्वेश्चन ये पूछा गया था, पोचमपल्ली साड़ी या फिर किस राज्य से संबंधित है, तो किस राज्य से संबंधित है, आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट हम पक्षियों के बारे में पढ़ते हैं। पक्षियों के बारे में ये कहा जाता है, कई पक्षी अपना गर्दन बहुत ज्यादा हिलाते हैं क्योंकि ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है। पक्षियों की जो आंखों की पुतली होती है, जैसे कि हम अपने आंखों से 180 डिग्री देख सकते हैं, मीन्स की साइड में भी देख सकते हैं, सामने भी देख सकते हैं, इस साइड भी देख सकते हैं। लेकिन जो पक्षियां होती हैं उनकी आंखों की जो पुतली होती है वो घूम नहीं पाती है, वो एक ही जगह रहती हैं। इसलिए वो अपने आंखों से सिर्फ एक डायरेक्शन में ही देख सकती हैं। वे अपनी गर्दन घुमाकर आसपास देखते हैं। आपने पक्षियों को देखा होगा, वो अपना गर्दन बहुत ज्यादा घुमाते हैं। क्यों, क्योंकि वो अपनी आंखों को नहीं घुमा सकते हैं, आंखों से चारों तरफ नहीं देख सकते हैं, इसलिए वो अपना गर्दन इधर उधर करके उनको देखना पड़ता है। ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। बहुत ज्यादातर पक्षियां ऐसी होती है, जैसे कि हमारी आंखें सामने की तरफ है, लेकिन जो पक्षी होती हैं उनका आपने देखा होगा, एक आंख इस साइड होता है, एक आंख इस साइड होता है। तो उनके सिर के दोनों ही तरफ आंख होते हैं, जिससे वो एक आंख से इस साइड देख सकती है और एक आंख से इस साइड देख सकती है। उससे वो क्या करती है, दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेती है। मीन्स कि इस साइड जो है वो भी उसे दिख सकता है और इस साइड जो है वो भी उसे दिख सकता है। अब हम बाघ के बारे में पढ़ेंगे। बाघ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। बाघ परियोजना से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बाघ हमारा क्या है, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु है हमारा बाघ। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता है। ये बाघ के बारे में बहुत ही खास बात है कि बाघ मौके के अनुसार, मीन्स कि जैसा मौका होता है उसके अनुसार वो अपनी आवाज़ बदल लेता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। जब बाघ गुर्राता है तो क्या होता है, 3 किलोमीटर दूर तक भी उसकी आवाज को सुना जा सकता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम जाती हैं। जो बाघ का कान होता है वो अलग अलग दिशाओं में घूम जाता है। क्यों, क्योंकि वो बहुत दूर तक की आवाज को सुन लेता है। बाघ हवा के पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर तुरंत भाप लेता है। बाघ को हमारा राष्ट्रीय पशु इसलिए रखा गया क्योंकि बाघ बहुत ही ज्यादा एक्टिव माना जाता है, बहुत ही ज्यादा ये सक्रिय रहता है। इसको इतना तक डिफरेंस पता चल जाता है, अगर हवा से कोई पत्ता हिल रहा हो तो उसका डिफरेंस, और अगर कोई जानवर आ रहा हो उसके पास उसका डिफरेंस, दोनों का ही अंतर इसको आसानी से पता चल जाता है।
बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। उसकी जो आई साइट होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। वो हमसे 6 गुना ज़्यादा देख सकता है अंधेरे में भी। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती है, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे वो अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। जो उसकी मूछें होती है, अगर आपने देखा होगा बाघ की मूछें भी होती है, वो क्या करती है, हवा से हुई कंपन को, मीन्स की हवा चल रही है या फिर कोई जानवर आ रहा है, तो इस कंपन को वो क्या करता है, भाप लेता है, मीन्स की पहचान लेता है और उसको उससे शिकार करने में आसानी होती है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है, दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। अगर आपने देखा होगा तो बाघ एक इलाके में एक ही बाघ होता है, तो क्यों, उसके मूत्र के सुगंध से दूसरा बाघ अगर आएगा तो पहचान लेगा कि यहाँ पहले से ही एक बाघ है, तो वो वहां से चला जाएगा। नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अगर कंटेंट में कुछ छूट गया हो तो वो क्वेश्चन में कवर हो जाएगा, या फिर कंटेंट से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो मैंने आज आप लोगों को पढ़ाया उससे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। अगर आपको और भी कोई डाउट हो इससे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वह जो अंडे नहीं देते, हमें उन जीवों का नाम बताना है, उन जीवों को क्या कहा जाता है जो अंडे नहीं देते हैं। तो मैंने आपको बताया एक जीव ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं, और एक जीव ऐसे होते हैं जो अंडे नहीं देते हैं, वो बच्चे को जन्म देते हैं। तो जो बच्चे को जन्म देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्तनधारी कहते हैं, यानी कि मैमल्स कहते हैं। तो इसमें यही पूछा गया है कि वह जीव जो अंडे नहीं देते हैं, पक्षी, उभयचर, सरीसृप या स्तनधारी। तो जो अंडे नहीं देते हैं, इसका मतलब वो क्या देते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्तनधारी कहते हैं। स्तनधारी क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। इंग्लिश में हम इन्हें मैमल्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाथी अपने डैश का प्रयोग नाक के रूप में करता है। हमें ये बताना है हाथी किसका प्रयोग अपने नाक के रूप में करता है। चौड़ा मुंह, बड़े सतह क्षेत्र के बढ़े हुए कान, लंबी सूंड या उपरोक्त सभी। तो जो हाथी का सूंड होता है वो किसके रूप में वो यूज करता है, नाक की तरह वो यूज करता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेंगुइन रहने के लिए अनुकूलित है। मीन्स का हमें ये बताना है पेंगुइन कहाँ रहती है, किस इलाके में पाई जाती है। रेगिस्तानी जलवायु, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र या वर्षावन। तो जो पेंगुइन होती है वो ठंडे इलाके में पाई जाती है, बर्फ पर ये रहती है। इन रेगिस्तान में बर्फ नहीं पड़ता है, ना ही भूमध्य रेखीय क्षेत्र में बर्फ पड़ता है। वर्षावन, यहाँ तो वर्षा होती है, बर्फ नहीं होता है। तो जो ध्रुवीय क्षेत्र होता है, जो पोलर रीजन्स होते हैं, जैसे कि हमारा ये अर्थ है, तो इसमें जो ये ऊपर वाला क्या है, पोल है, इस पे क्या होता है, बर्फ पड़ता है, कभी भी धूप नहीं पहुंच पाता है। तो यहाँ क्या रहती है, पेंगुइन आइस पे ही रहती है, स्नो पे ही रहती है। तो ये किस क्षेत्र में पाई जाती है, ध्रुवीय क्षेत्र में। जानवर जो जमीन और पानी दोनों पर रह सकता है, ऐसे जानवर को हम क्या कहते हैं, जो जमीन में भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। तो मैंने आपको बताया ऐसे जानवर उसको एम्फीबियन कहते हैं। स्थलीय जानवर, टेरेस्ट्रियल एनिमल, एक्वेटिक एनिमल, एम्फीबियंस या अर्बोरियल। अर्बोरियल कौन होते हैं, अर्बोरियल वृक्षवासी होते हैं, जो वृक्ष पर रहते हैं। तो जो जानवर जल पे भी रहते हैं और स्थल पे भी रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम जल स्थल यानी कि एम्फीबियंस कहते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं को जाड़े की लंबी नींद को डैश कहते हैं। मैंने आपको बताया कुछ जंतुएं ऐसे होते हैं जो जाड़े में या फिर किसी भी पर्टिकुलर सीजन में, मौसम में सोने के लिए चले जाते हैं, उनकी नींद मन की वो लेते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, हलावरण, समायोजन या हाइबरनेशन। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइबरनेशन कहते हैं। हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। एनिमल्स क्या कहते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हाइबरनेट करते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, छिपकली इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। छिपकलियां आपको ठंडी के मौसम में नहीं दिखाई देती हैं, क्यों, क्योंकि वो हाइबरनेट करने लगती हैं, हाइबरनेशन पे चली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी एक ही समय में दो
भिन्न भिन्न वस्तुओं को देख लेते हैं, क्योंकि आपको ये बताना है कि पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग वस्तुओं को देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपने गर्दन घुमाते रहते हैं, ये बिल्कुल सही है। इनके सर के दोनों ओर आंखें होती हैं, ये भी सही है। इनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, उपरोक्त सभी। इनमें से हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। तो पक्षी एक ही समय में दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को क्यों देख लेती हैं? क्योंकि इनके सर के दोनों ओर क्या होती हैं? आंखें होती हैं। इस वजह से ये दोनों ही डायरेक्शन में देख लेती हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, तो इसलिए हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। जंतुओं में पाए जाने वाले धारीदार चिन्ह किस कारण से होते हैं? अगर आपने देखा होगा अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग स्किन पे उनके पैटर्न बना होता है। आप अगर जिराफ को ले लें, जबरा को ले लें, तो जबरा में क्या होता है? ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स होती हैं। अगर आप बाघ को ले लें तो उनका भी स्किन कैसा होता है? ब्राउन कलर का होता है। तो वो जंतुओं में जो उनके स्किन पर, त्वचा पर जो चिन्ह होते हैं वो किस कारण होते हैं? उच्चावच के कारण, जलवायु के कारण, मिट्टी के कारण, या ये सभी? तो मिट्टी के कारण तो नहीं होते हैं। क्यों होते हैं? जलवायु के कारण। जिस जलवायु में जो जंतु या पक्षी रहते हैं उनके कारण उनका स्किन कलर या फिर पैटर्न जो उनके त्वचा पर बना होता है वो होता है। अगर आप पोलर बियर को देखें, पोलर बियर जो होता है वो वाइट कलर का होता है। या फिर आप पेंगुइन को देख लें, पेंगुइन भी किस कलर का होता है? वाइट कलर का होता है। क्यों? क्योंकि उनको बर्फ में रहना है। उनकी जलवायु कैसी है? बहुत ही ठंडी है। तो वहाँ बर्फ में वो वाइट कलर का पेंगुइन होता है और वाइट कलर का बर्फ होता है, तो वो शिकारियों से छिप सके, इस वजह से उनके जलवायु के अनुसार उनका जो स्किन है वो दिया गया है। अगर आप बाघ को देख लें तो वो क्या जंगल में रहता है, तो वहाँ क्या होता है? ब्राउन कलर का घास फूस होता है, तो इस वजह से उनका कलर ब्राउन होता है। तो जो भी जंतुओं में धारीदार चिन्ह पाए जाते हैं वो उनके जलवायु के अकॉर्डिंग पाया जाता है। जिस जलवायु में वो रहते हैं उसके अनुसार उनके शरीर पर चिन्ह होता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे एनिमल से रिलेटेड। और भी आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।